2 घंटे पहले मैं अभी नाई की दुकान पर होके आया। अब नाई की दुकान पर बैठे हैं तो देश विदेश की बात तो होगी ही। अब देश विदेश की बात होगी तो वहाँ मोदी जी की बात तो होगी कि सरकार कैसा कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब वहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेके लोगों को समझाने की कोशिश करी कि कैसे मोदी जी की छोटी छोटी सी नीतियाँ, छोटे छोटे से कदम हमें आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल तक फ़ायदे दिलाने वाले हैं। तो मैंने सोचा, लोग काफ़ी कन्विंस हो गए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप सबको भी समझाने की कोशिश करूँ। आजकल लोग लंबे लंबे पोस्ट कम ही पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने के लिए ये सबसे अच्छा ज़रिया है। तो बात शुरू हुई, हम सब ने एक डिमांड रखी थी और जो मोदी जी ने हमसे एक प्रॉमिस किया था वो क्या था कि ब्लैक मनी वापस आएगा, हमारी डेवलपमेंट होगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई कम होगी, हमको टैक्स कम देना पड़ेगा और इकनॉमी बढ़ेगी, ऐसा सब कुछ। मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया उसमें मोदी जी की 2-3 छोटी सी जो नीतियाँ हैं या कदम हैं जो ये सब चीज़ों को टैकल कर सकती है, कर रही है और करेगी आगे जाके, जो मुझे लग रहा है। तो मैंने उसके बारे में बात करी और मैं आपसे उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ इन सब चीज़ों को, जैसे एक तीर से 2 निशाने सुने होंगे आपने, पर यहाँ पे एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए जा रहे हैं जो मैंने अभी बात करी। तो वो क्या चीज़ है? वो डिसीजन है देश को कैशलेस बनाने का 2020 तक। हाँ जी, आपने सही सुना कि देश को 2020 तक कैशलेस बनाने का कार्य चल रहा है। अब वो कैशलेस इकनॉमी क्या होती है? कैशलेस इकनॉमी का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, अगर आपको कुछ लेन देन करना है, तो आप हार्ड कैश या नोट का यूज़ ना करके उसको डिजिटल फॉर्म में यूज़ करेंगे। मतलब डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं जिसको हम, जिसमें हमारी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो सकती है, डेबिट कार्ड से हो सकती है और इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है। ये तो जो चीज़ें जो हम अभी समझ रहे हैं, ये हम जानते हैं, पर अभी बहुत तरीके की और बहुत अलग अलग तरीके की अभी इनोवेशन के साथ नई नई ट्रांजैक्शन के प्रोसेस और तरीके इस सरकार एनपीसीआई, जिसको हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके थ्रू सरकार लाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए, अगर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगी और सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जितने भी ट्रांजैक्शन होगी उन सबका ट्रेल बनेगा, उन सबका ऑटोमेटिकली उन सबका रिकॉर्ड बनेगा। आप उसमें से कुछ छुपा नहीं सकते, उसमें से कुछ हैक नहीं कर सकते, आप उसमें चोरी नहीं कर सकते, आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते। मानिए कि अगर 100 से ऊपर के सारे नोट ख़त्म हो जाते हैं इस वजह से, तो क्या होगा? कोई नेता या कोई बिजनेसमैन, कोई भी जो काला धन अपने पास रखता है वो कैश में ही रखता है, कहाँ रखेगा? नहीं रख सकता। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई चीज़ किसी को बेचता है, तो उसको उसका पूरा ब्यौरा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ डिजिटल फॉर्म में जा रही है तो वो रिकॉर्ड हो रही है, इसका मतलब। तो उससे क्या होगा? आपका काला बाज़ारी सारी रुक जाएगी, जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं, वो सारा का सारा रुक जाएगा। उसके साथ क्या होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो ब्लैक मनी यहाँ से वहाँ जाता था और जो हमारे देश की इकनॉमी को धक्का पहुँचाता था, अब ये हालत हो गई है कि हमारी इकनॉमी भी ब्लैक मनी पे अब डिपेंड हो गई है। अब देखिए, अब रियल एस्टेट कैसे गिरा पड़ा है, लोग परेशान हैं क्योंकि ब्लैक मनी का फ़्लो बंद हो गया है और लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। पहले सबने बोला कि ब्लैक मनी रोको, ब्लैक मनी रोक दी तो रियल एस्टेट गिरने लग गया क्योंकि ब्लैक मनी का फ़्लो बंद हो गया। तो ये तो बहुत बुरी बात हुई ना। तो उसमें क्या है कि मनी होर्डिंग बंद हो जाएगी, लॉन्ड्रिंग बंद हो जाएगी, या बंद ना भी हो, अभी मैं कुछ ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, मतलब बंद ना भी हो पर बहुत कम हो जाएगी, जिससे हमको बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, अब ये बताइए, आप टैक्स देते हैं, आप चाहते हैं कि टैक्स कम देना पड़े। आपको टैक्स क्यों ज़्यादा देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में 1 से 2% लोग ही सिर्फ टैक्स देते हैं, पर देश को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो हम जैसे लोगों को, जो बहुत कम है 1 से 2%, उनको फिर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। अब होगा क्या कि सब लोगों का ब्यौरा, सेल्स का डेटा जो लोग बचा लेते चोरी से, वो बच नहीं पाएगा और उनको ज़बरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा।
अब होगा क्या, बहुत सारे लोग टैक्स देंगे। अगर 1-2% आके 10% पहुंच जाता है तो जो टैक्स का लोड है बहुत कम लोगों पे वो बट जाएगा बहुत ज़्यादा लोगों पे, और आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब ये जो सारा का सारा पैसा जो अभी काले धन से हमारी इकोनॉमी में से बाहर था या हमारे बैंकों में नहीं था, अभी सारा पैसा बैंकों में आने लगेगा, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन होगी तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जाएगा, तो सारा पैसा बैंकों में आएगा। इसका मतलब वो पैसा इकोनॉमी में लगेगा। इकोनॉमी में लगने का मतलब क्या है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि ज़्यादा आपकी फैक्ट्रीज़ लगेंगी, कंपनीज़ लगेंगी, आपका एंटरप्राइजेज़ ज़्यादा सेटअप होंगे। अब मानिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, और इन दोनों का फ़ायदा होता है एम्प्लॉयमेंट पे। और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनकी सैलरीज़ बढ़ती हैं। हुआ ना एक तीर से बहुत सारे निशाने, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने। जीडीपी तो बढ़ी जाएगी, ये सब बढ़ेगा तो, जो मैंने नाम लिया था। इसके साथ एक और इसका फ़ायदा है, याद है राजीव गांधी क्या कहते थे? राजीव गांधी कहते थे कि हम मतलब सरकार अगर 1 रुपया किसी गरीब आदमी के लिए वहाँ से मुहैया कराती है या उसको देती है तो उसके पास तक सिर्फ़ 1 पैसा या 2 पैसा पहुँचता था, 98 पैसे सारे बीच में चोरी हो जाते थे। पर अब सरकार ने एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के थ्रू जब पैसा देना शुरू करा डिजिटली, मतलब सीधा बैंक अकाउंट्स में बिना किसी मिडलमैन के थ्रू, अब 1 रुपये का 1 रुपया पूरा पहुंच रहा है। कालाबाजारी बीच में बंद हो रही है, सारी चोरी बंद हो रही है, लोगों को उनका जो फ़ायदा मिलना था वो सारा फ़ायदा मिल रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि डिजिटल इकनॉमी बनाने के लिए पैसा लगेगा, इसका खर्चा आएगा। लोग पूछ सकते हैं, सबसे पहले आपके दिल्ली के सीएम भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे ही वो, क्योंकि अच्छा काम होगा तो उनको अड़ंगी लगानी है। तो मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा आंकड़ा मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम देश में जो पैसा प्रिंट करते हैं, जो नोट्स प्रिंट करते हैं, उसका 1 साल का खर्च 3000 करोड़ रुपए है। 3000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रिंटिंग का है। उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको मेंटेन करने का बहुत खर्चे होते हैं। अभी मैंने प्रिंटिंग का खर्च किया तो अब लगा लीजिए कितना खर्चा होगा। ये खर्चा बिल्कुल एक तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, हम इसी में से काफ़ी पैसा बचा के अपनी ये जो एक मिशन लिया है कैशलेस बनाने का इकनॉमी को, वो हम पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये होगा कैसे, करा कैसे जाए, इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है। बड़े बड़े वादे तो कर दिए, पर मैं बोलूँ ये वादा नहीं है, ये काम शुरू हो चुका है और अपने बहुत सारी चीज़ें अपने एंड स्टेज पे भी आने वाली हैं। मुझे लगता है कि 2020 तक ये हो जाएगा, अगर कुछ गलत, भगवान ना करे कुछ गलत हुआ तो। अब इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है ये सब करने के लिए? इसको करने के लिए हमें 2 सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश के हर नागरिक के पास, जो हम कहते हैं कि लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, गरीब से गरीब ट्राइबल आदमी के पास भी एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए पैसा देना, पैसा लेना, पैसा जाएगा बैंक से, आएगा बैंक में, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इसकी ज़रूरत है वो है एक पेमेंट करने के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए डिजिटल सिस्टम का होना, नए नए आयाम लाना, नए सिस्टम लाना, कैसे हम नए तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जगहों पे, जैसे ट्राइबल हो गया, वहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, डायरेक्ट बैंकिंग पेमेंट करना बड़ा मुश्किल है, या मोबाइल से डायरेक्ट करना पेमेंट बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम क्या ज़रूरत है कि नई तरीके की वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आए। मैं आपको जाया जाए तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, पर मैं आपको बड़े ही लेमन टर्म्स में इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें हमको साधन चाहिए कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। ये चीज़ बड़ी 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप देखिए, आधार कार्ड या ये आधार कार्ड जो हमारा बना, एक तीसरी ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे पहचाना जाएगा इस डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगी? आपके डिजिटल आइडेंटिटी की वजह से। और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी आपका ही आधार कार्ड है जो यूज़ होगा। तो मोदी जी ने एक टर्म दिया था JAM, आपको याद होगा, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन हो गया आपके बैंक अकाउंट्स, आधार हो गया आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, और मोबाइल को आप ऐसे देख सकते हैं कि नया
तरीके का एक सुविधा ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए। मोबाइल एक डिवाइस है जो आपको हेल्प करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए। अभी तो मोबाइल से भी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, ये तो JEM तो पुरानी बात होगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। अब देखिए कि जनधन उन्होंने शुरू करा, हम लोगों ने सोचा कि कैसे टाइम पास कर रहे हैं, जनधन अकाउंट क्या है, क्यों नहीं है, क्या कर रहे हैं, पर जनधन का कितना फ़ायदा हुआ, कितने सारे लोगों के पास कितने लोग, मतलब मेरे ख्याल से अब तक 22 करोड़ लोगों ने जनधन अकाउंट खुलवा लिया, जिससे 40,000 करोड़ रुपया इकनॉमी में आ गया। 40,000 करोड़ रुपया ये गरीबों का अभी उनके तकिए में या उनके झोली में सड़ रहा था, मतलब उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। आप टाइम वैल्यू का आप कंसेप्ट जानते होंगे काफ़ी लोग, तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था उस पर, और देश में नहीं लग रहा था। अभी 40,000 करोड़ रुपए देश में लगेगा, इन्वेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और पैसे से पैसा बनता है, आप जानते हैं, तो उस पैसे से पैसा बनेगा। तो अब इसमें अगर आगे जाते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो हम दूसरी बात करेंगे कि पेमेंट बैंक्स की। अब आजकल जनधन से आगे भी, क्योंकि जनधन तो एक अकाउंट हो गया, आजकल आप न्यूज़ पे बड़ा सुन रहे होंगे पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो अभी RBI ने एक नया कंसेप्ट शुरू करा है। बहुत मेरे ख्याल से 11 कंपनीज़ को उसका लाइसेंस भी मिल गया है पेमेंट बैंक्स का, जो एक लैंडिंग वगैरह नहीं करेगा, बाकी बैंकों की तरह वो ऑपरेशन नहीं करेगा, बस उसका काम सिर्फ पेमेंट करने का होगा, पेमेंट लेना, पेमेंट देना। वो बड़ी लोन्स नहीं देगा, वो जैसे बड़ी बैंक कर सकते हैं वो सब काम नहीं करेगा, बस पेमेंट लेना, पेमेंट देना। माइग्रेंट्स लेबर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, गांव में लोग होते हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि उन लोगों को बड़े बैंकों की सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो एक नया कंसेप्ट ये पेमेंट्स बैंक का भी शुरू है। उसमें से एक लाइसेंस मिला है आपके इंडिया पोस्ट को। अब इंडिया पोस्ट को लाइसेंस मिलने का मतलब समझने क्या है कि आपके इंडिया पोस्ट का छोटा से छोटा डाक खाना, छोटा सा एक ऑफिस आपके गांव, आपके देश के हर एक गांव में, हर एक ज़िले में, हर एक जगह पे, हर एक ट्राइबल एरिया में। सोचिए अगर वो सारे के सारे पेमेंट बैंक बनने वाले हैं, तो एक तरीके से आपके हर कोने में बैंक्स हो जाएंगे, और वो डिजिटली होंगे, डिजिटली इनेबल होंगे, उन पे ATMs होंगे, उन पे बहुत सुविधाएं होंगी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो वो इस मिशन में बहुत बड़ा हेल्प करने वाले हैं। अब बात करी कि मोबाइल के थ्रू आपकी पेमेंट होगी, जैसे आप आजकल देखते हैं कि एक नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू, जो टैब के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, वो भी है। हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। एक नया तरीका जो मैं बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कार्ड पेमेंट, जो हम प्लास्टिक मनी कहते थे, हम उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। प्लास्टिक मनी से आगे हम कहाँ पे आ गए? एक नया कंसेप्ट आया है UPI, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI क्या होता है? UPI एक तरीके का आपका एक आइडेंटिटी होगी, ट्रांजैक्शन आइडेंटिटी होगी, जिसके थ्रू आपके सारे अकाउंट्स लिंक होंगे, जिसके थ्रू आप कहीं से भी कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट से एक SMS भेजने या ईमेल भेजने के इक्विवेलेंट होगा। जैसे आप SMS ईमेल भेजते हैं, वो पेमेंट वैसा होगा और टोटली सिक्योर होगा। उसमें सिक्योरिटी का पूरा देख रेख की गई है, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। जिस दिन UPI अभी शुरू होने वाला है, वो शुरू हो जाएगा, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड कुछ भी लेके साथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको पासवर्ड याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये जो वॉलेट्स यूज़ करते हैं, जो मोबाइल वॉलेट्स में क्या प्रॉब्लम है, आपको पैसा पहले मोबाइल वॉलेट में डालो, फिर मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करो पेट्रोल पंप पे, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो UPI में क्या है, आपको सिंपल एक नंबर दिया जाएगा। वो शायद नंबर आपका ईमेल ID जैसा हो सकता है, पर मेरे ख्याल से वो नंबर आपका मोबाइल नंबर ही होगा। अगर आप चूज़ करना चाहें तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपका लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा, वहाँ से वो डिटेल्स आ जाएंगी, और उसके थ्रू आप एक छोटा सा पासवर्ड डाल के वो पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब मैं 2 एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार ने या एक किसी सरकार ने, मतलब ये डिजिटल इंडिया के अंडर एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किया है, या POC करा है, या टेस्टिंग करी है। हमारे यहाँ एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ पर क्या चल रहा है कि आपने राशन के शॉप्स देखी होंगी। उनका काम होता है कि गरीबों तक सब्सिडाइज रेट पे राशन पहुंचाना, सस्ता राशन पहुंचाना।
अब होता क्या था कि राशन जो आता था उन लोगों के पास वो बड़ी बेकार क्वालिटी का होता था, उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो कौन खाएगा इतना ऐसा राशन। अब राशन वहाँ से चलता था FCI स्टोर से, और वो एक राशन शॉप जो हम उसे फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, तो राशन शॉप तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोग बीच में से वो उड़ा लेते थे, क्योंकि वो सब्सिडाइज रेट पे, मतलब सस्ते रेट पे वो फ़्लो होता था। अब अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है और वो 2 रुपये में फ़्लो हो रही है, आपने उसको चोरी कर लिया और उसमें 5 रुपये में आपने बेच दी, वो जो लोग करते रहते थे, तो सामान चला गया। और फिर क्या होता था कि वो गंदा राशन आके कहीं और से और सस्ता और वो लोगों को दे दिया जाता था, और लोगों को पूरा राशन भी नहीं मिलता था कभी कभार। तो ये चोरी हुई, करप्शन हुआ। अब करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए ना लोकपाल की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए सब दिमाग लगाने की एक इंटेंशन की ज़रूरत है। सरकार ने क्या करा, डिजिटल को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि राशन वहाँ से नीचे तक मार्केट रेट पे ही फ़्लो करेगा। तो क्या करें, कोई चोरी करने का किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, चोरी कोई करेगा नहीं जब मार्केट रेट पे फ़्लो होगा। और जो इक्विवेलेंट जो राशन का जो एक आदमी को जो राशन मिलना चाहिए था एक सब्सिडाइज रेट पर, उसके इक्विवेलेंट एक उसके अनुसार एक अमाउंट तय करके उस आदमी के, उस बेनिफिशरी के अकाउंट में वो राशन का जो अमाउंट है सीधा डलवा दिया जाएगा, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो एक छगनलाल, एक बंदा है छगनलाल, उसको जो राशन ख़रीदना था उसको राशन ना लेके उसको पूरा पैसा उसके अकाउंट में डल जाएगा, जितने का वो मार्केट रेट पे, तब जाके वो मार्केट रेट पे वो राशन कहीं से भी खरीद सकता है। कोई ज़रूरी नहीं किराने की या किसी वो राशन की शॉप पे जाके वो ख़रीदे राशन, तो उसको पैसा मिल गया डायरेक्ट उसमें। अब पेमेंट की बात आती है, क्या होगा, वो राशन की शॉप पे गया, उसका आधार कार्ड बना हुआ है, उसका जनधन अकाउंट खुला हुआ है, वो राशन की शॉप पे गया, उसने राशन वहाँ से लिया। एक मशीन होती है POS, पॉज मशीन कहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें सब कुछ डालेगा राशन शॉप का जो ओनर है, जो उसका मालिक है। उसने 1 किलो चावल लिए, उसने राशन शॉप के ओनर ने मशीन में डाला 1 किलो चावल, उसका रेट आ गया अपने आप, और सीधा उसका जो जनधन अकाउंट डाला, कितना अमाउंट पे करना है वो डाला, उसका थंब प्रिंट जो जनधन अकाउंट से लिंक्ड है वो उसने वहाँ पे लगवाया। हुआ क्या है, सिस्टम में क्या, ऊपर सिस्टम ने देखा कि आधार कार्ड नंबर और ये अंगूठा मैच करता है, इतना पैसा पेमेंट होना है। वो बैंक्स के साथ मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं टेक्निकली समझा सकता हूँ, जिसको पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है। तो वो बैंक से पैसा उठाएगा और राशन ओनर के जो मालिक है उस राशन शॉप का, उसके अकाउंट में वो डलवा देगा पैसा। कहीं पैसा नहीं आया बीच में, कहीं नोट नहीं आया, सीधा पैसा उसको बेनिफिशियरी को पूरा मिला। राशन उसने अच्छा ख़रीदा, उसने पूरा राशन मिला उसको, चोरी नहीं हुई, करप्शन रुका नहीं रुका, करप्शन रुक गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो एक टेस्टिंग दोबारा एक और हो रही है, वो हो रही है पेंशन स्कीम जो हमारी होती हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे बुज़ुर्ग लोगों को आजकल कुछ बहुत टाइम से सरकारी कर्मचारी है उनको परेशान करते हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं, पर उनको पेंशन मिलती नहीं है। तो पेंशन के लिए उन्होंने क्या करा, पेंशन के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाए हैं, उसको कहते हैं बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट, BC। जैसे आपका डाकिया होता है, वो डाकिया का काम करेगा, उसके पास भी एक पॉज मशीन होगी। अब बुज़ुर्गों को ऑफिस तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम आता है वो BC, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट या पैसे देने वाला डाकिया भी कह सकते हैं, वो बुज़ुर्गों के घर जाएगा, उनका आधार कार्ड डालेगा, उनका थंब प्रिंट लेगा। जब वो वैलिडेट हो जाएगा सिस्टम में, आधार कार्ड और थंब प्रिंट ठीक है, उतने पैसे देने हैं, तो सीधा के सीधा वो नोट लेके बुज़ुर्गों को दे देगा, या सीधा वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा, जैसा भी चाहें अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सीधा पैसा। और आप देखिए इसमें सारी की सारी करप्शन ख़त्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाबू पैसा नहीं मांगेगा क्योंकि उसको देना पड़ेगा, क्योंकि सीधा ये डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। एक बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट घर पे जाएगा, जिस वजह से बुज़ुर्गों को भी परेशानी नहीं होगी। ये छोटे से 2 एग्जांपल थे जो मैंने आपसे शेयर करें। अब मैं मानता हूँ आपको बातें समझ में आई हुई होंगी। तो एक और चीज़ मैं भूल के बताना, जिस दिन ट्रांजैक्शन टैक्स, आपने सुना होगा ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में,
जिस दिन ये कैशलेस इकनॉमी का जो फंडा है या कंसेप्ट है ये आ जाएगा, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि हम ट्रांजैक्शन टैक्स लगा सकते हैं सारे टैक्स ख़त्म करके। बहुत लोगों को ये बहुत ही अटपटा लगेगा जो अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट मानते हैं, मुझे पता है, वो मेरे को गालियाँ भी देंगे, मुझ पे हँसेंगे भी, पर ये कंसेप्ट आ सकता है, ये फ़ीज़िबल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास सारी की सुविधाएं हैं, सारा आपका ट्रांजैक्शन आपका कैश में ना होके सारा डिजिटली हो रहा है, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप हर चीज़ पे नज़र रख सकते हैं, आपके पास सिक्योरिटी है उस पर, तो आप ये नहीं कर सकते कि सारे के सारे टैक्स ख़त्म करके सिर्फ एक कंजम्पशन टैक्स या ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें, वो भी सिर्फ 2% का, आपने सुना भी होगा। और ये हो भी सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं। उसमें क्या होगा, आप जो खर्चा करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, दोनों से कोई एक, मेरे को इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, फिर भी मैं एक कंसेप्ट रख रहा हूँ, आप अपनी ओर से पढ़ सकते हैं इसको, उसका 2% कट जाएगा, सिर्फ 2%, ज़्यादा नहीं होता। आप मानेंगे नहीं, जितना अभी हमको टैक्स में मिल रहा है ना, उससे 50 गुना ज़्यादा मिलेगा। ये मैंने कहीं स्टडी पढ़ी थी, आपको भी गूगल पे मिल जाएगी, पर ये बहुत दूर की बात है। अब मुझे नहीं पता गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, पर गवर्नमेंट कर सकती है। उसके लिए एक प्री रिक्विजिट जो एक चीज़ होनी चाहिए, वो है कैशलेस इकनॉमी होना, जो मोदी जी काम कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, मोदी जी के छोटे छोटे जो कदम हैं हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे, पर आगे जाके जो हमको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं वो हमको समझ में भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। जय हिंद।